आप सभी को नमस्कार। ग्रामीण भारत संवाद में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नेपाल सिंह राणा। और ग्रामीण भारत संवाद में आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं आदरणीय शेर सिंह राणा जी, राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्या के। तो आज हम उनसे संवाद करेंगे, आज हम उनसे सवाल पूछेंगे। कृपया आप बने रहें। जी राणा जी नमस्कार। जी नमस्कार जी भाई साहब। जी ग्रामीण भारत संवाद में आपका स्वागत है आदरणीय राणा जी। और ये एक छोटी सी मुहिम है आदरणीय राणा जी, जिसके अंतर्गत जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ मैं संवाद करता हूं, उनसे मैं सवाल पूछता हूं। तो इसी कड़ी में आज आपका स्वागत है ग्रामीण भारत संवाद के माध्यम से। आपने अपना मूल्यवान समय हमें दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। तो सबसे पहले मैं परिचय से स्टार्ट करता हूं। हालांकि आपका परिचय मैं करूं तो एक सूरज को दिया दिखाने जैसा है, लेकिन कुछ मर्यादाएं हैं। तो आदरणीय राणा जी, मैं हूं नेपाल सिंह राणा, गांव मनट, विधानसभा थाना भवन, जनपद शामली, उत्तर प्रदेश का रहने वाला। और आप हैं शेर सिंह राणा जी, वर्तमान में राष्ट्रीय संयोजक हैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्या के। तो थोड़ा सा मैं पहले आपके बारे में बता देता हूं राणा जी। आपका जो जन्म हुआ है वो 17 मई 1976 को रुड़की, जो कि पहले जनपद सहारनपुर के अंतर्गत आता था, लेकिन अब उत्तराखंड जनपद हरिद्वार के अंतर्गत आता है। तो आपका जन्म जो है वो रुड़की में हुआ। और अगर मैं बात करूं शेर सिंह राणा जी की, तो फूलन देवी हत्याकांड और दूसरा जेल से आप फरार हो गए, जो कि सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती थी, तिहाड़ जेल। वहां से आप फरार होकर के अफगानिस्तान गए और वहां से भारत के जो अंतिम सम्राट है पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां लेकर के आए। तो आपने भारत का मान सम्मान गौरव लौटाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्रामीण भारत संवाद से आप जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले संवाद का शुरुआत करता हूं। फूलन देवी हत्याकांड का आपके ऊपर आरोप लगा। 25 जुलाई 2001 की घटना है। दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर गोलियों से फूलन देवी हत्याकांड हो जाता है, गोलियों से उनको भून दिया जाता है। मारुति कार से भारत के सबसे बड़े सदन से फूलन देवी 44 अशोका रोड अपने सरकारी आवास पर आ रही थी। तो उसी बीच उनको गोली मार करके उनके गेट पर उनकी हत्या कर दी जाती है। और फिर 2 दिन बाद आपने देहरादून पुलिस को के सामने आत्मसमर्पण कर दिया पुलिस कस्टडी में। तो थोड़ा सा आप बताएं कि फूलन देवी हत्याकांड की जो घटनाक्रम जो आपके ऊपर आरोप लगते हैं उसके बारे में। जी राणा जी। सबसे पहले मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्या का, आपके सभी दर्शकों को बहुत हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। और जो आपने प्रश्न किया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरा नाम फूलन देवी हत्याकांड में जो आपने डेट और सन बताया उसमें आया, और जिसके कारण मुझे तिहाड़ जेल में भेजा गया। जी। और इसमें टोटल 12 लोगों को एक्यूज बना गया, इंक्लूडिंग मेरे को। और फिर बाद में जो है इसमें एक प्रदीप नाम का जो हमारा साथी था, जो उसमें दिखाया गया था, उसकी जेल के अंदर डेथ हो गई थी। और 10 लोगों को जो है, जो माननीय न्यायाधीश थे, कोर्ट थी जो हमारी, उन्होंने जो है बाइज्जत बरी किया। और मुझे अकेले को जो है निचली अदालत ने, जिसको सेशन कोर्ट बोलते हैं, उसने सजा दी थी। तो अभी जो मेरा केस है मेरा अकेले का, वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो क्योंकि हम ऑनरेबल हाई कोर्ट की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, और जो हमारे ऑनरेबल जज हैं उनको भगवान का रूप मानते हैं जब वो अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, तो उनका आदर करते हुए मैं इसमें ज्यादा विस्तार से अभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि केस जो है वो पेंडिंग है। और जो भी हमारी ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन होगा उसको हम मानेंगे। जी आदरणीय राणा जी, पुलिस कस्टडी में मैं आप जो दर्शक अभी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और ग्रामीण भारत संवाद के माध्यम से आगे यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे, पुलिस कस्टडी डालनवाला थाना देहरादून में आपने यह मंजूर किया था कि मतलब मैंने जो है
फूलन देवी हत्याकांड किया था। तो इसमें कितनी सच्चाई है जी? ये कबूला था आपने जी? देखिए, ये जो पॉइंट आपने बोला है, ये जी ये कोर्ट में भी पुलिस के द्वारा उठाया गया था, और जी इसको जो जज साहब थे हमारे, उन्होंने ये कह के इस चीज को नहीं माना था कि जो पुलिस के सामने थाने के अंदर दिया हुआ बयान है उसका कोई भी महत्व नहीं है। और जैसे कि जी आपने खुद ही बोला कि थाना डालनवाला के अंदर मुझसे जो भी बुलवाया गया था, तो उसकी जी जो कोर्ट के अंदर कोई मान्यता नहीं है, ऐसा जज साहब ने जो प्रोसिक्यूशन था उसको बताया था। तो मेरा भी उसमें वही कहना और मानना है, वही सच भी है। जी। अच्छा, उसके लगभग 3 वर्ष बाद भारत की सबसे सुरक्षित जेल कहे जाने वाली तिहाड़ से आप फरार हो गए, और 17 फरवरी 2004 की ये घटना है, कहीं ना कहीं मुझे याद है। और तो वो थोड़ा सा बताएं कि आप जो है, आपने जो जेल थी, जो तिहाड़ जेल है, आपने वहां से फरार होना, मतलब आप फरार हुए वहां से, तो इसके पीछे की जो सच्चाई है वो हमारे दर्शकों को बताएं जी। देखिए, जब मैं 2001 में मुझे जेल भेजा गया फूलन देवी की हत्या के आरोप में, तो जी कुछ समय के बाद, जेल में रहने के बाद, मुझे ये मालूम हुआ कि देश के अंदर जगह जगह पर जो हमारे आखिरी भारतीय सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी जी समाधि जो अफगानिस्तान में थी और जिसके ऊपर जूते चप्पल मारकर पूरे देश का अपमान किया जाता था, तो उनकी समाधि जी को वापस लाने के लिए देश के बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे अलग अलग संगठन जो है वो डिमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ये खबर जब मैंने अखबार में पढ़ी, तो बार बार ये खबरें आ रही थी आए दिन अखबारों में। तो एक दिन जब मैं अखबार पढ़ रहा था और ये खबर थी उसके अंदर इससे रिगार्डिंग, तो मेरे साथ कुछ तालिबानी आतंकवादी भी बैठे हुए थे। तो जी मैंने उनको कहा कि भाई, आपके देश में ऐसी हरकत होती है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि किसी जो जीवित नहीं है और एक महापुरुष है उसके ऊपर ऐसे उनका अपमान करना, उनकी समाधि का। और इसको अब आप देखिएगा, हमारी भारत सरकार वापस लेकर आ जाएगी, क्योंकि काफी सारे बड़े बड़े संगठन जो हैं इसके लिए बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। तो वे लोग हंसने लगे, उनका नाम ताजा खान और गयूर खान था। वो हंसने लगे, वो कहने लगे कि राणा जी, जब 800 सालों से कोई नहीं ला पाया, तो अब ये सरकार के बस की काम नहीं है, और ये तो हम ही लोग हैं तालिबानी जो आपके देश में आके कुछ भी कर सकते हैं, बाकी ना यहाँ से कोई ला सकता है, ना यहाँ की सरकार, ना तो कोई पब्लिक का आदमी। तो मैंने उनको कहा कि मैं लेकर आऊंगा, तो वो और ज्यादा हंसने लगे फिर मेरी इस बात पर, और वो कहने लगे कि हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं आतंकवादियों के, और हम तिहाड़ जेल में हैं काफी लंबे समय से, और हम जेल से नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपके ऊपर भी इतना बड़ा केस है, आप जेल से कैसे निकल जाओगे? चाहे हमारे इतने बड़े नेटवर्क होने के बाद भी हम लोग नहीं जेल से कभी निकल पाए। तो मैंने उनको कहा कि जेल से भी निकलेंगे और उनकी समाधि भी वापस लेकर आएंगे। तो ऐसा मेरे मुंह से निकलवा तो दिया, लेकिन जो है मैं खुद रात भर सो नहीं पाया। मैंने सोचा, क्योंकि जेल के अंदर आपस में मजाक बहुत लगाते हैं, अगर मान लीजिए, क्योंकि आप कहीं जा तो सकते नहीं वहां से। तो खैर, फिर मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, ईश्वर ने और बहुत शायद लाखों लोगों की ऐसी इच्छा थी कि उनकी समाधि को वापस आना चाहिए देश में, तो उन सभी के आशीर्वाद ने एक ऐसा प्लान जो है बनवाया कि मैं जेल से निकला, तिहाड़ जेल से, जो देश की सबसे बड़ी एस्केपिंग में से एक मानी जाती है जी, सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है पूरे देश की जी। हाँ, जब सबसे सुरक्षित जेल है तो फिर सबसे बड़ी एस्केपिंग भी मानी जाएगी ना, फिर वहां से निकलना। जी 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 तो जी।
जो आपने तारीख बताई 17 फरवरी 2004 को, वहां से मैं निकला और फिर निकल के जो है बांग्लादेश, दुबई होते हुए अफगानिस्तान गए। जी। अच्छा, तत्कालीन उस समय गृह मंत्री थे आदरणीय आडवाणी जी, उस समय गृह मंत्री थे, और विदेश मंत्री थे जसवंत सिंह जी। तो उन्होंने देखा कि गजनी में जहां पे भारत के अंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि थी, वहां उन्होंने देखा कि वहां के जो लोग हैं वो जूतों से, चप्पल से उस समाधि को मतलब मारते थे, तब वो मोहम्मद गोरी के जो एक तरीके से दर्शन करते थे। तो आपने वहां पर क्या देखा? जी राणा जी, जी बताएं। देखिए, जसवंत सिंह जी ने 1999 में जब इंडिया का प्लेन हाईजैक हुआ था और जब वो उसको लेने के लिए गए थे अफगानिस्तान, तब वापस आकर जो है ये बयान दिया था कि भाई हमारे जो आखिरी भारतीय सम्राट हैं, उनकी समाधि पर जूते चप्पल मार के उनका अपमान किया जाए, पृथ्वीराज चौहान जी की। उसके बाद ही जो आम पब्लिक है उसको ये बात मालूम पड़ी थी, क्योंकि उससे पहले जो थोड़े बड़े लोग थे या जिनको अच्छी ऐतिहासिक जानकारी थी, सिर्फ उन्हीं लोगों को इस बारे में मालूम था। क्योंकि इससे पहले, काफी साल पहले, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी थे, और जब वो विदेश मंत्री थे तो वो भी एक बार अफगानिस्तान गए थे, और उन्होंने भी आके पार्लियामेंट के अंदर ये सब जानकारी दी थी। लेकिन किसी सरकार ने इस तरफ जो है कभी कोई ध्यान नहीं दिया। और जब जसवंत सिंह जी ने बताई ये बात, तो लोगों ने जो है बहुत ज्यादा इसके खिलाफ डिमोन्स्ट्रेशन किए, क्योंकि उनके ऊपर जूते चप्पल मारना ये पूरे देश का ही अपमान था। और ऐसा मैंने खुद भी देखा था, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, और वह वीडियो यूट्यूब पर बाकायदा डाली थी, जो मैंने अफगानिस्तान में जाकर बनाई थी, जिसको शेर सिंह राणा अफगानिस्तान वीडियोस करके कोई भी देख सकता है यूट्यूब पर। जी, मैंने वो देखी है वीडियोस। जी। तो वो अब जो अफगानिस्तान का एक इलाका है गजनी, और गजनी के पास एक इलाका है देयक, वो उस गांव की, उस इलाके की वीडियो है। और वहीं पर ही जो मोहम्मद गौरी हैं, वो पृथ्वीराज जी चौहान और चंद्रबरदाई जी, ये 3 लोगों की समाधि जो है वहां पर थी। जी। अच्छा, 17 मई 2006 की बात है, कोलकाता से फिर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और आपने एक पुस्तक लिखी, जेल डायरी शेर सिंह राणा, जो कि काफी फेमस हुई है, और मैं उसकी रेटिंग पॉइंट देख रहा था, तो 5 में से 4.8 रेटिंग है। गूगल प्ले जो स्टोर है उसके माध्यम से भी मैंने देखी। और आपके जो फॉलोअर्स की मैं संख्या बता दूं, फेसबुक पे आपको कम से कम 40,000 से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, और देश, प्रदेश और विश्व में शेर सिंह राणा जी को नाम से जानते हैं कि शेर सिंह राणा वही शेर सिंह राणा जिन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया, भारत के अंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां लेकर के आए। तो मेरा अगला सवाल है राणा जी आपसे, आपके बारे में बता दूं, राजनीति का जो पर्दापण आपका हुआ 2012 में, उत्तर प्रदेश के जेवर से आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा, हालांकि आपको उसमें असफलता मिली। उसके बाद आपने ये ठान लिया कि अपनी पार्टी आपने बनाई, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य। तो मेरा सवाल है आदरणीय राणा जी आपसे कि आपकी पार्टी के मुख्य उद्देश्य क्या है, वो हम सभी दर्शकों को बताएं, हमारे जो दर्शक अभी देख रहे हैं। जी। देखिए, मैं 2016 के अंदर जेल से परमानेंट बेल पर छूट के आया। करीब 13 साल मैं जेल में रहा था। जी। तो जब मैं जेल से छूट के आया, तो जो काफी सारे जो सामाजिक संगठन थे, उन्होंने मुझे अपने कार्यक्रमों में बुलाया, पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि लाने के कारण जो है मान सम्मान दिया। तो मैं देश के करीब करीब हर राज्य में जाने का मुझे सौभाग्य मिला, और बहुत स्वागत हुआ, लोगों ने बहुत सम्मान दिया। लेकिन लगातार 1-1.5 साल
इस तरीके के सामाजिक कार्यक्रमों में जाने के बाद जो है मुझे ऐसा एहसास हुआ कि इतने सारे सामाजिक संगठन होने के बावजूद भी विशेषकर स्वर्ण जाति के लगातार जो है राजनीतिक रूप से उनकी अपेक्षा करी जाती है। तो इसका मैंने जो सबसे ज्यादा जो मुझे झटका लगा कह लीजिए आप, और जो मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई कि जब तक एक राजनीतिक दल नहीं होगा जो स्वर्ण समाज की भी आवाज को विधानसभा लोकसभा के अंदर बुलंदी के साथ उठा सके, तब तक समाज का कुछ भला होने वाला नहीं है। तो जो सबसे ज्यादा मुझे देखने में मिला कि भाई ये जरूरत है, ये तब हुआ कि मैं चित्तौड़ गया था 2016 में ही। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले देश में जो बात उठाई थी, ये जो पद्मावती मूवी जो बनी है, इसके खिलाफ सबसे पहले आवाज 2016 के अंदर मैंने ही उठाया था, या 17 की शुरुआत में। और चित्तौड़ में मैंने ये बात बोली थी कि भाई इस तरह की अगर फिल्म बना के हमारे पूरे देश का और समाज का अगर बदनामी की जाएगी तो हम इसको सहन नहीं करेंगे, और जो डायरेक्टर हैं उनको सबक सिखाने की जरूरत है अगर वो ऐसा करते हैं। तो फिर दूसरे जितने भी संगठन थे क्षत्रिय समाज के, उन्होंने जो है इस पर डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू करा, और डिमॉन्स्ट्रेशन करते करते हमने भी कई जितने भी सामाजिक कार्यक्रमों में गए, हमने इस बारे में आवाज उठाई, और लगातार डिमॉन्स्ट्रेशन होता रहा 1-1.5 साल तक। और लास्ट में ऐसा माहौल देश में बन गया कि ऐसा कोई शायद ही संगठन हो जिसने जो है पद्मावती फिल्म के ऊपर रोक लगाने के लिए आंदोलन ना किया हो। लेकिन उसके बाद भी जो परिणाम आया उसका, वो वह नहीं आया जिसकी समाज को इच्छा थी। कहने का मतलब ये है कि पूरा क्षत्रिय समाज विशेषकर सड़कों पे आने के बाद भी, और क्षत्रिय समाज के जितने भी संगठन हैं, सभी संगठन सड़कों पे आने के बाद भी, हजारों मुकदमे लगवाने के बाद भी फिल्म को नहीं रुकवा पाए। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने क्षत्रिय समाज के डंडे मार मार के फिल्म को चलवाया। ऐसे ही हर राज्य में करीब करीब वहां की सरकारों ने फिल्म को चलवाया। उस दिन से मेरा ये भ्रम टूट गया कि अगर सीएम जो है वो राजपूत है तो वो थोड़ा उसके अंदर राजपूतपन होगा या क्षत्रियपन होगा, या फिर जो है ये कहना कि भाई अगर मान लीजिए जैसे कि मोस्टली क्षत्रिय समाज जो है, स्वर्ण समाज, वो बीजेपी को वोट देता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ऐसा महसूस किया कि उन्होंने फिल्म को कहीं पर भी नहीं रोका, जबकि एक तरफ पूरा समाज था और एक तरफ जो है सिर्फ रिलायंस कंपनी और उसके द्वारा बनाई गई पद्मावती फिल्म जो डायरेक्टर संजय लीला भंसाली जी ने बनाई। तो अगर सरकार चाहती तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं था इशू, और बहुत आसानी से फिल्म को रोक सकते थे। तो हमने ये अब उस दिन के बाद से हमारे दिमाग में ये बात आई कि अगर हमारे समाज की बात भी रखने के लिए विधानसभा लोकसभा में कोई होता तो शायद ऐसा कभी ना होता कि ये फिल्म चल जाती। उसके बाद जो है SC/ST जैसा कानून स्वर्ण समाज और ओबीसी सभी वर्गों के लिए पास किया गया, और उसको जो पास किया गया, आपको पता है कि देश के अंदर इस समय एनडीए की सरकार है, और एनडीए का जो मतलब है, जो परिभाषा है, वो है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में एनडीए में बीजेपी है, उसके बाद उसमें एलजेपी है रामविलास पासवान जी की, उसके बाद उसमें अपना दल है, पटेल भाइयों का अपना दल नाम से एक राजनीतिक दल है, फिर उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ये अपना उर्मी समाज की जो है जेडीयू है, उसके बाद उसमें निषाद भाइयों की निषाद पार्टी है, उसके बाद हमारे जाट भाइयों की पार्टी है। तो क्या है कि जिस समाज का अपना अपना झंडा था, अगर उस समाज के लिए कोई भी बात लोकसभा या विधानसभा में आती है
तो वो अपने समाज की बात को रखते हैं। जैसे जी। कि जब SC/ST कानून के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई बिना जांच के किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाए, और मैं जी। ऐसा मानता हूं कि दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ बात नहीं बोल सकता। भाई जांच करिए और जेल भेज दीजिए, यही न्याय है। लेकिन उसके बावजूद भी रामविलास पासवान जी ने मोदी जी को तब धमकी दी कि अगर आपने ये जो रेस्ट्रिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है इसको खत्म नहीं किया तो हम आपके NDA से समर्थन वापस ले लेंगे। उस समय उनके 7 सांसद थे। हमारा ये मानना है कि अगर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य उस समय सरकार का हिस्सा होती, हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि पूरी सरकार ही हमारी होती, लेकिन अगर रामविलास पासवान जी की तरह हमारे भी मान लीजिए 7 या 10 सांसद होते पूरे देश में, तो हम उस समय ये बोल सकते थे कि आप मोदी जी चिंता मत कीजिए, अगर ये समर्थन वापस लेंगे तो हम तो समर्थन जारी रखेंगे। और अगर ऐसी बात आती तो हम ये बोलते कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटा तो हम भी समर्थन वापस ले लेंगे। तो उस समय हमारी बात को सुना जाता। ऐसे ही जब पद्मावती फिल्म आई, अगर हमारे 5, 10 सांसद, 20 सांसद होते और हमने समर्थन दिया हुआ होता तो हम ये बोल सकते थे कि हम समर्थन वापस ले लेंगे अगर आपने पद्मावती फिल्म को रिलीज करवाया तो हमारी बात जो है सुनी जाती। लेकिन लाखों लोगों ने दोनों ही चीजों के लिए जो है सड़कों पे डिमॉन्स्ट्रेशन किया, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया। जब तक राजनीतिक रूप से आप किसी पार्टी को समझाने के लिए तैयार नहीं है तब तक कोई भी आपकी बात को नहीं सुनेगा। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपसे दिए जिसने मुझे प्रेरित किया कि आजादी के बाद से जो है कोई भी हमारी बात को रखने वाला जो है विधानसभा लोकसभा के अंदर नहीं है। आज अगर उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो अगर सन 90 से आप देखें, सन 90 से और आज 2020 चल रहा है, 30 साल हुए हैं। सन 90 में के आसपास बहुजन समाज पार्टी बनी जो दलित समाज ने बनाई। ऐसे ही हमारे यादव भाइयों ने समाजवादी पार्टी को बनाया उत्तर प्रदेश में, और जो स्वर्ण जाति थी उन्होंने भाजपा की तरफ वोट अपनी करी। लेकिन इस 30 साल में स्वर्ण समाज को उसका अधिकार, उसका हक नहीं मिला। अगर आज आप उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर देखेंगे तो 50% से ज्यादा लोग अकेले यादव समाज के लोग जो है पुलिस की नौकरी करते हैं। तो ऐसा तो हुआ नहीं है इस 30 साल में कि भाई सिर्फ यादव भाई ही पढ़ाई करते थे और दूसरे लोग नहीं पढ़ते थे, क्योंकि उनकी सरकार जब बनी तो उन्होंने अपने लोगों को प्रायोरिटी बेस पे नौकरियां दी। लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ। आज 3 साल के करीब हो गया है, 3.5 साल भाजपा की गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश के अंदर, और CM भी क्षत्रिय समाज से है। तो ऐसा कुछ 3.5 साल में देखने को नहीं मिला कि जो उनके कोर वोटर हैं जिनको अब वो मतलब अपना गुलाम समझने लगे हैं, उनके लिए कोई विशेष रूप से कहा। उनका तो ये कहना है कि भाई हम तो, उनका तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास। तो जब सबका विकास करना है तो सिर्फ वोट हमारे से क्यों लेनी है? वोट हमसे लेनी है। कभी क्षत्रियों को ये डराकर कि भाई हिंदू धर्म खतरे में है, भारत खतरे में है। तो अगर हिंदू खतरे में है, भारत खतरे में है, तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य उनको खतरे से बाहर निकालने के लिए अब मैदान में आ चुकी है, और सभी खतरों का सामना हम करने के लिए तैयार हैं। और जिसका जो अधिकार है, ये जो RJP सत्य है, मैं आपको बता दूं, ये स्वर्ण समाज का वो झंडा है जो पूरी 36 बिरादरी को अपने साथ लेकर चलेगा। और चाहे कोई किसी भी धर्म, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, जो जिसका अधिकार है उसको वो देंगे। लेकिन जो हमारा क्षत्रिय समाज का और दूसरे जो हमारे जाति के भाई हैं, उनका जो अधिकार छीन लिया है, OBC के अंदर भी आपको बता दूं, सारी मलाई सिर्फ यादव समाज के भाइयों ने उत्तर प्रदेश में लूटी है। बिहार के अंदर सिर्फ यादव समाज ने और कुर्मी समाज ने लूटा है। आप जब बिहार की राजनीति को देखेंगे
15 साल लालू यादव जी ने सिर्फ यादवों के लिए काम किया, और अभी जो है करीब 15 साल से ही नीतीश कुमार जी सिर्फ कुर्मी समाज के लिए ही काम कर रहे हैं, जबकि दोनों ही सरकारें सिर्फ राजपूत समाज के वोट के दम पर बनी, स्वर्ण समाज के वोट के दम पर बनी, लेकिन किसी ने भी उनके लिए कुछ नहीं किया। ऐसा ही हाल हरियाणा का है। जी जी राणा जी, आपने बात की अभी कि कुछ हमारे जो समाज के लोग हैं, जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, वो अगर लोकसभा और विधानसभा में पहुंच भी जाते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि वो बहरे हो जाते हैं, कि बात नहीं सुनते समाज की, या वो नुमाइंदगी करते हैं उस पर्टिकुलर सरकार की? ऐसा नहीं आपको लगता? जी देखिए, जो आपका जो प्रश्न है वो बेइंतहा अच्छा है। एक्चुअली क्या है, लोगों को यही बात समझने की जरूरत है। जी इस समय समाज को एक अपने झंडे, अपने पार्टी की जरूरत है, ना कि किसी राजपूत एमएलए या एमपी की जरूरत है। जी क्योंकि देखिए, होता ये है, आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई मायावती की पार्टी से कोई राजपूत सांसद हो, जी तो क्या वो मायावती जी की बिना आज्ञा के पार्लियामेंट में राजपूतों का पक्ष रख सकता है? मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था कि नहीं, मतलब नहीं वो रख केवल सकता और ना। केवल आप उसकी नहीं, नहीं, नुमाइंदगी करता है। जी जी देखिए क्या होता है, जी चाहे किसी भी जाति का हो, हम्म जो उसकी जो राजनीतिक पार्टी है, जिस दल का वो सदस्य है, उस दल की क्या आइडियोलॉजी है, उस हिसाब से उसको काम करना पड़ता है। अगर जी अखिलेश यादव जी की सरकार है हम्म और उसके अंदर राजा भैया मंत्री हैं, तो जी राजा भैया कितने भी बड़े राजपूत हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी के तो खिलाफ नहीं जा सकते ना, जी चले जाएंगे। बिल्कुल सही बात। नहीं, बिल्कुल सही बात है ऐसे ही आपकी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया कि एससी एसटी कानून को और मजबूत करके बनाया जाएगा, तो वो राजनाथ सिंह जी से ही बनवा दिया ना उन्होंने। जी राजनाथ सिंह जी उसकी खिलाफत नहीं कर सकते ना। जी ऐसे ही अगर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ता में आती है और जी हमारे सांसद, मान लीजिए 10 सांसद हैं और 10 के 10 जो हैं वो हमारे दलित समाज के भाई हैं, तो क्या वो अपनी जो पार्टी है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, उसके खिलाफ जाके काम कर लेंगे? जी बिल्कुल सही नहीं बात कर है सकते आपकी। ना। तो नहीं कर इसलिए सकते। जी इसलिए हमारा हमारा जो काम है वो ये नहीं है कि हम राजपूत समाज के या जनरल कास्ट के विधायक या एमपी बनाएं। हमारा मकसद है कि इस विचारधारा का एक पार्टी, एक झंडा बनना चाहिए। उससे चाहे कोई भी विधायक बने, कोई भी सांसद बने, वो हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी पे ही काम करेगा भी और करना भी पड़ेगा। तो जी जो राजनीतिक झंडा है उसका महत्व होता है, क्योंकि जी अभी ओम प्रकाश चौटाला जी जो है वो जेल में थे, उन्होंने शिक्षा भर्ती घोटाला किया था हरियाणा में। जी हरियाणा के अंदर 70 विधानसभाएं हैं, सॉरी 90 विधानसभा है, 90 विधानसभा है। जी 90 विधानसभा है। 90 में से 46 विधायक चाहिए ना सरकार बनाने के लिए। जी मुझे ये पूर्ण बहुमत बताइए, की सरकार के लिए। जी मतलब बनेगी तब जब जी 46 विधायक होंगे जिसके पास, चाहे वो आप इधर उधर से लीजिए, लेकिन 46 होने चाहिए कम से कम। तो जब जी चौटाला जी जब सीएम थे और जिस समय उन्होंने वो भर्ती घोटाला किया था जिसमें हमारे एक वर्ग के लोगों को ही उन्होंने नौकरियां दे दी थी, तो क्या जी चौटाला जी के जो विधायक थे 46 के 46, क्या वो सारे के सारे जाट भाई थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे जी। क्या जब मुलायम सिंह यादव जी ने पुलिस की भर्तियों में 80% जो है यादव समाज के लोगों को भर्ती किया था, तो क्या उनके सारे विधायक जो है सारे यादव समाज से थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे जी। तो समाज जिस दिन ये समझ जाएगा कि आपको अपने राजपूत विधायक बनाने की जरूरत नहीं है, जी आपकी पार्टी से जो विधायक बनेगा उसके दम पर आपके काम होंगे, ये ज्यादा महत्व रखता है। तो इसलिए आरजेपी जो सत्य है सिर्फ उसमें और इन क्षेत्रीय दलों में दूसरे जो ये जाति के हिसाब से बने हुए हैं, इसमें एक भारी अंतर सिर्फ एक है कि आरजेपी सत्य
स्वर्ण समाज का वह झंडा है जो क्षत्रिय समाज की और जो अन्य जातियों की जो अनदेखी हुई है, जो लगातार हमारे साथ जो है भेदभाव हुआ है, उसको खत्म करेंगे। ऐसा नहीं है हम किसी जी और का अधिकार हक छीन लेंगे। हम जिसका जो अधिकार है उसको देंगे और जो हमारा अधिकार है हम उसको खुद लेंगे। और जो जी मेरी नजर में जो यादव समाज है, वो आज के समय में बहुत ज्यादा विकास हो चुका है उनका। अभी उनको जी ओबीसी से निकालकर जो है जनरल कैटेगरी में लाना चाहिए, चाहे जी। वो यादव समाज हो, अच्छा। चाहे वो कुर्मी जी समाज हो। जी। जी। अच्छा राणा जी, आपकी जो पार्टी है उसकी एक टैगलाइन है राजनीति राजपा की, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्या की, कि राजनीति नहीं समाज नीति। तो क्या आपको लगता है केवल क्षत्रिय समाज को आप अकेले लेकर के आप अपनी आवाज बुलंद कर लेंगे? नहीं, समाज का मतलब तो सभी होते हैं। समाज का जी मतलब है हर जन, देश का हर जन समाज का हिस्सा है। सोसाइटी जी जिसको बोलते हैं, है ना, उसमें जी। क्षत्रिय समाज की ही बात नहीं आती। लेकिन मेरे हम्म, को ये कहने में भी कोई भी किसी का डर या खौफ नहीं है कि हम्म, क्षत्रिय समाज का विशेष ध्यान आरजेपी सत्या में रखा जाएगा, क्योंकि लगातार हम्म, हमारे साथ आजादी के बाद जो है वो अन्याय हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। हमारे पढ़े लिखे जो बच्चे हैं वो बॉम्बे में, दिल्ली के अंदर जो है टैक्सी चला रहे हैं, जबकि जिन जी जो उस लायक नहीं है वो जो है सरकारी बड़े बड़े अफसर बने बैठे हैं। तो ये भेदभाव खत्म करना हमारा काम। जी। मेरा अगला सवाल है आदरणीय राणा जी, इसी को लेकर के, आरक्षण के मुद्दे पर सभी जो राजनीतिक पार्टियां अभी तक आई हैं सत्ता में, वो जी। कहीं ना कहीं राजनीति करती आई हैं। इसको लेकर के आपकी क्या राय है कि आरक्षण को लेकर के, जी, जो स्वर्ण समाज का जो अनदेखी हो रही है उसको लेकर के? जी देखिए, मेरा सीधा सा ये कहना है जी। कि जिस समाज में गरीब व्यक्ति है जी। उसको आरक्षण देना चाहिए, हम्म। लेकिन आरक्षण इस लेकिन तरीके से देना चाहिए। गरीब तो राणा मैं जी मैं क्षत्रिय समाज में भी हैं। जी मैं वही बोल रहा हूँ। जी। जो भी गरीब व्यक्ति है उसको हम्म, आरक्षण देकर ऊपर उठाने में कोई भी समस्या नहीं, चाहे वह किसी भी जाति का हो। हम्म, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सरकार ने ये मापदंड रखा है कि भाई एक पूरी की पूरी कोई समाज या पूरी जाति ही जो है वो गरीब हो गई है, तो जी उसके अंदर भी ये निर्णय लेने की जरूरत है इस समय कि अगर हम्म, किसी को एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया है, हम्म, सरकारी नौकरी उसको मिल गई है, सरकारी नौकरी करीब 32 से 35 साल तक चलती है किसी व्यक्ति की, तो यानी कि जी आपने जब उसको एक पूरा जीवन खाने कमाने के लिए दे दिया है, तो हम्म, उसके बच्चे को दोबारा से आरक्षण देकर उसी की जाति के किसी दूसरे बच्चे का हक लेना, ये कोई समझदारी नहीं। हमारा जी ये कहना है कि अगर दलित भाइयों को आरक्षण देना है तो इसमें हम्म, आरजेपी सत्ता ये नियम सत्ता में आने के बाद जरूर डालेगी कि जिसको हम्म, भी एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया है, अगर कोई हम्म, व्यक्ति एक बार आईएएस अफसर बन गया हम्म, आरक्षण का लाभ लेकर, तो उसके ही लड़के को आईएएस बनाने से अच्छा है कि जो हम्म, बेचारा जो है मजदूरी करके अपने लड़के को मेहनत से पढ़ा रहा है, उसके बच्चे हम्म, को वो मौका मिले और उसका बच्चा आईएएस अफसर बने। ये नहीं है कि जी एक ही परिवार जो है बार बार उसका लाभ लेकर वो तो बड़ा आदमी बनता रहे लगातार और गरीब जो है वो गरीब ही रह जाए। दूसरी जी। बात मेरा ये मतलब कहना है। आपका कहने का मतलब है कि आर्थिक तौर पर आरक्षण को लागू करना चाहिए, क्योंकि गरीबी मेरा जो ये है वो कहना जाति है, देख करके नहीं आती। जी देखिए मेरा ये कहना है कि जिनको जी आपने जाति के आधार पर भी अगर दिया है और जी अगर उसको कंटिन्यू करना है कर लीजिए, लेकिन उसमें जो आपस में उनका जो भेदभाव है उसको खत्म कर दीजिए। इसके हम्म, अलावा जो गरीब लोग हैं चाहे वो किसी भी जाति के हैं, उनको भी आरक्षण का कुछ कोटा मिलने की आवश्यकता है। जी इसके अलावा जो क्षत्रिय समाज है, हम्म, देखिए आज हम एक बात को डिनाय करता है पूरा देश जो है, जो मेरे को बहुत इस बात के लिए अफसोस होता है। हम्म, इस समय मुझे आप ये बताइए, हम सब जो हमारे देश की आर्मी है उसका सम्मान हम्म, करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी। और उसका सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
बिल्कुल करना चाहिए जी। और मेरा जो और सवाल है जी, और मेरा जो जो सवाल है आर्मी जी, है, जी जो आर्मी है, और जी, जी, आर्मी का हम सम्मान करते हैं और हमें करना चाहिए। और हम्म, यही कारण है कि हम आर्मी को कई तरह हम्म, के जो है दूसरे लोगों से ज्यादा प्रायोरिटी में बहुत सारी चीजें उपलब्ध कराते हैं, जो उनका हम्म, अधिकार भी है। जी, आप मुझे ये बताइए कि लोकतंत्र आने से पहले और जी, हजारों हजारों साल तक ये जो हम्म, क्षत्रिय समाज है, ये हमारे देश की आर्मी थी या नहीं थी? बिल्कुल थी जी, क्षत्रिय समाज तो इस जब आर्मी थी जी। क्षत्रिय हम्म, समाज आर्मी थी, हम्म, आपने हिंदू धर्म के अंदर सभी का कार्य बांटा हुआ था। जी, और वैश्य, क्षत्रिय समाज का जो जी, कार्य था, हम्म, क्षत्रिय समाज का जो कार्य था, वो था हम्म, देश के लिए युद्ध लड़ना। जी, हार जीत एक अलग बात होती है, लेकिन हम्म, क्षत्रिय समाज ने लगातार अपने खून को बहाया है इस देश के लिए। तो जी, जिस तरीके से आज हम अपने फौजी भाइयों का सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि सभी लोग उनका सम्मान करें और हम्म, उनको कुछ फैसिलिटी अलग से दी जाती है, इसी हम्म, तरीके से जो आरजेपी सत्य है, जब भी सत्ता में आएगी, क्योंकि हम्म, क्षत्रिय समाज भी देश का रक्षक रहा है हजारों सालों हम्म, तक, इसलिए हम्म, उनको भी आर्मी जैसी ही फैसिलिटी बहुत सारी जो है प्रोवाइड करी जाएगी। ऐसा आरजेपी हम्म, सत्या का जो है वादा है लोगों से। और उनको भी इसी आधार पर, उसका जो हम्म, गरीब वर्ग है क्षत्रिय समाज का, उनको भी उस हम्म, आरक्षण की कैटेगरी में रखा जाएगा, क्योंकि वो उनके पूर्वज जो है देश के लिए हम्म, शहीद हुए हैं। जैसे तो जी, अगर जिसके पूर्वज जो है शहीद हुए हैं इस मट्टी के हम्म, लिए, तो उनके हम्म, भी जो बच्चे हैं, उस आधार पर उनको भी लाभ मिलना चाहिए। जैसे दलित समाज को इस बात पे लाभ मिल रहा है कि उनकी उनके पूर्वज जो है गरीबी में और परेशानी में रहे। जी, तो इस आधार पर क्षत्रिय समाज को भी एक फौजी के रूप में मानना चाहिए और उनको इसका हम्म, लाभ मिलना चाहिए। जी। अच्छा राणा जी, एक मुद्दा काफी गरमाया हुआ है आज की डेट में, एक ये ट्रिपल एक्स वेब सीरीज जो आई है एकता कपूर की, उसको लेकर के। तो मैं देखता आया हूं कि बॉलीवुड के जितने भी डायरेक्टर हैं, जो उससे संबंधित लोग हैं, अक्सर राजपूत समाज को निशाना बनाते हैं, उनकी गलत छवि पेश करते हैं। इसको लेकर के आपके क्या विचार हैं जी? देखिए, ये बहुत ही अफसोस की बात है, और हम्म, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो करनी चाहिए। और मैं जी, आपके माध्यम से लोगों से ये वादा करता हूं कि हम्म, आरजेपी सत्या की जब सरकार होगी देश में और हम्म, प्रदेश में, तो ऐसे किसी भी फिल्म को या वेब सीरीज को हम्म, एंटरटेन नहीं किया जाएगा जो हम्म, सिर्फ क्षत्रिय समाज की ही नहीं, देश के किसी भी वर्ग की अगर वो छवि को खराब करता हो। जी, रही बात ये जो फिल्में इस तरीके की बनती हैं, तो हम्म, उसका मैंने आपसे यही बताया कि एकता हम्म, कपूर जैसी जो अ, बनाने वाली हैं ये फिल्में और वेब सीरीज वगैरह, वेब सीरीज, जी, हाँ, जो आपने हमारे फौजी भाइयों से रिगार्डिंग अभी प्रश्न किया, और इसको जी, मैंने जी, बहुत जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया। मैंने अपने जी। आप हर सोशल मीडिया के फेसबुक माध्यम माध्यम से से इसको देख रहा अपना, था मैं जी, मैं फेसबुक के जी, माध्यम से मैंने देखा हमने था अपने जी। पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको ज्ञापन देने के लिए भी कहा कि आप डीसीडीएम को ज्ञापन भी दीजिए हम्म, इसके खिलाफ जो है। देखिए, हम्म, जिसके मैंने आपसे कहा कि मेरा प्रश्न था कि भाई जब आपको फौजियों का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जिनको बिल्कुल आज करना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में जो लोग हम्म, फौजियों का सम्मान नहीं करते हैं, तो वो हम्म, इतिहास में जो आपके लिए जिन्होंने खून बहाया है, उनसे आप कैसे हम्म, अपेक्षा करें कि वो आपका हम्म, सम्मान करेंगे? उनको मतलब है अपने सिर्फ पैसे की कमाई से। जी, शर्म की बात यह है कि जैसे मुझे जानकारी मिली है कि हम्म, इनको जो पद्मश्री अवार्ड मिला है, उसमें हम्म, जो स्मृति ईरानी जी हैं, क्योंकि उनका जी, पहले कोई एहसान रहा होगा, उस एहसान को शायद स्मृति ईरानी जी ने पूरा करने के लिए जो है उनको वो पद्मश्री अवार्ड दिलवाया।
दिया, लेकिन दिलवाया। भाजपा सरकार को या मोदी जी को स्मृति जी का कौन सा एहसान उतारना है, ये मेरे समझ में हम्म, नहीं आता है। जो उन्होंने जो है इनको ये पद्मश्री अवार्ड उनके कहने से एकता कपूर को दे दिया है, और हम्म, इसको वापस लेना चाहिए। क्योंकि जो जी, देश के रक्षक हैं, जिसके दिमाग में, दिल में देश के रक्षकों के लिए सम्मान नहीं है, तो जी, उससे घटिया इंसान जो है देश के अंदर कोई नहीं हो सकता है। और सबसे ज्यादा शर्म की बात भाजपा सरकार के लिए है कि भाजपा सरकार हमेशा फौजियों को सेना के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट लेती है, लेकिन जब हम्म, सेना का अपमान करने वाले लोगों को जो है वो पद्मश्री देती है। ये एक कंट्रावर्शियल चीज है, और बीजेपी की भी मैं इस चीज के लिए बहुत भर्त्सना करता जी। कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड भी के ऊपर भी सवालिया निशान उठता है इस चीज को लेकर के, जो वेब सीरीज जो का जो ये मुद्दा था। हूँ। और देखिए, वेब काफी सीरीज जो, जो है, जी, वेब जी, सीरीज क्या है, वेब हम्म, सीरीज सेंसर बोर्ड के उसमें अधीन में नहीं आती है। जी, वेब सीरीज जी, का कोई बोर्ड ही नहीं है जिसको सेंसर करे, मतलब कोई सेंसर करे वेब जी, सीरीज अभी तक। जी, पता नहीं गवर्नमेंट जो है वो कहाँ सोई हुई है, और अब तक जो है कोई सेंसरशिप जो है वेब सीरीज के लिए नहीं बनाई है। ये एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है गवर्नमेंट की। रही जी, फिल्मों की बात, जो सेंसर बोर्ड है, आपके बता दें कि जो सेंसर बोर्ड है वो इनडायरेक्ट हम्म, गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करता है। डायरेक्ट तो नहीं बोल जी, सकते, बट जी, उसका जो सेंसर बोर्ड का जो चेयरमैन है या जो दूसरे ओहदे हैं, वो जो हम्म, अ, अ, भारत सरकार की जो मंत्रालय है ब्रॉडकास्टिंग क्या है वो, तो वही हम्म, लोग उसको जिसको चाहते हैं उसको बनाते हैं। तो जी, ये कहना कि भाई उन्होंने अपनी इच्छा से कोई भी फिल्म पास कर दी, और गवर्नमेंट हम्म, के पास वैसे भी अनलिमिटेड पावर्स हैं। अगर कोई हम्म, मूर्ख आदमी सेंसर बोर्ड में ऐसी जगह बैठ गया है जो ऐसे कंट्रोवर्शियल फिल्मों को पास कर रहा है, तो उसको जो हम्म, है कानून का उपयोग करके उसको जेल भेजना चाहिए। इसमें देरी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लोगों को सबक मिलेगा, जो वहां पे काम करते हैं उनको सबक मिलेगा। लेकिन जी, परेशानी ये है कि बेचारी जो भारतीय जनता पार्टी है, उनको हर हम्म, चुनाव में इनसे प्रचार करवाना है, और दो हम्म, चार फिल्मी लोगों को लाके जो है चुनाव लड़वा के नेता बनवाना है। क्योंकि इनके जी, पास असली नेता तो शायद खत्म हो गए हैं। कभी कांग्रेस से लेकर आते हैं नेता, कभी बॉम्बे से जाके जी, किसी फिल्म वाले को नेता लाके बनाते हैं। तो जी, इसलिए जो है जब वो इनको ऑबलाइज करते हैं, वो इनको ऑबलाइज करते हैं। जी। अच्छा जी आदरणीय राणा जी, मेरा अगला सवाल है। एक ये कोविड-19 वैश्विक महामारी चल रही है अभी देश में, तो जी इसके चलते देश स्तर पर आपकी पार्टी द्वारा क्या क्या कदम उठाए? जी, जी संक्षेप में आप बताएं। देखिए, जी जब से जी, लॉकडाउन शुरू हुआ है 22 मार्च से, जी, तो जी, हमारे जो पदाधिकारी थे हरियाणा के अंदर, बिहार में, कई जगह हम्म, उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, हम्म, तो जिससे जो बन पड़ा उन्होंने वो किया। कई हम्म, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने लोगों हम्म, के लिए, जो बेचारे बेसहारा थे, जिनको जरूरत थी, उनको भोजन उपलब्ध करवाया लगातार 2-2 महीने तक। जी, पशुओं को चारा वगैरह का उपलब्ध करवाया, और हम्म, कई पार्टी के लोगों ने जो है हमारे आह्वान पर प्रधानमंत्री जी के भी को भी फंड में, रिलीफ फंड में पैसे दिए। तो जिस हम्म, तरीके से भी हम अपनी तरफ से कर सकते थे, वो हमने लोगों के लिए किया। और आज तो एक मतलब बहुत ही ज्यादा शर्मनाक घटना भारतीय जनता पार्टी ने की। आपको हम्म, मालूम होगा कि पूरे देश के अंदर, लॉकडाउन की अगर स्थिति है। सबसे, हाँ, हम्म, लॉकडाउन तो है ही, प्लस जो हम्म, सबसे पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा बेकार काम किसी सरकार का माना जाता है, तो वो बिहार हम्म, सरकार का है। नीतीश जी और सुशील मोदी जी, जो कि बीजेपी और जेडीयू और रामविलास पासवान जी की मिली जुली वहां पे सरकार है।
जी। और इस बंद के अंदर जो है आज अमित शाह जी ने जो है एक रैली की ये है, जनसंवाद रैली। जी। जनसंवाद रैली की है और हजारों की संख्या में उन्होंने बूथ स्तर पर जो है एलईडी लगाई हैं जिससे लोग जी। उनकी बात को सुने। तो इनको ये प्रचार करने की जरूरत ही ना पड़ती अगर बिहार सरकार और अमित शाह जी अपना काम जो है उन बिहार के भाइयों की मदद करके करते। तो उनको आज जी। जो है अपनी बातों को रखने की जरूरत ही नहीं थी, लोग उनकी बातों को रखते। अगर जो लाखों की संख्या में हमारे बिहार के गरीब भाई दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे और बेसहारा थे, अगर उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करा के उनके घरों तक पहुंचा देते तो आज वो सब उनके खुद प्रचार करते। ये एलईडी लगा के प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी बात है कि आज की संवाद रैली से ये बात क्लियर हो गई है कि अब चाहे वहां पर बिहार के अंदर चाहे पेशेंट कितने भी ज्यादा बढ़ जाएं, लेकिन चुनाव का मन इन्होंने बना लिया। आज की रैली से ये भी क्लियर हो गया है, जो कि बड़े शर्म की बात है। अभी 1-2 महीना इंतजार करना चाहिए था, अपने बारे में डालते, अपनी जो चीजें हैं अपने सरकार के कामों को बताते, लेकिन आप बाकायदा जो है एलईडी लगवाकर गांव स्तर पर और अपना प्रचार प्रसार राजनीतिक रूप से वोट मांगने के लिए आपने शुरू किया है। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि अब चुनाव में चला जाए बिहार, भले ही वहां पर पेशेंट अगले महीने बढ़ जाए, लोग मर जाएं, उनको उससे रोजगार कोई कैसे लेना देना देंगे। नहीं। जो लाखों की संख्या में बिहार के लोग वापस गए हैं उनको कैसे रोजगार देंगे, इस तरफ ध्यान नहीं है। जी। तो अगर ये इस तरफ ध्यान देते तो ये प्रचार की जरूरत भी ना। जी जी। जी। आदरणीय राणा जी, आप जो है समय समय पर आपने समाज को आप जागृत करते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं। आप जन अधिकार यात्रा आपने की थी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की थी, जिसका समापन आपने गाजियाबाद में किया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आपने हरियाणा में भी जन अधिकार यात्रा की थी और जिसका समापन आपने करनाल में किया था। तो अभी वर्तमान में बिहार के विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो बिहार प्रदेश में चुनाव को लेकर के आपकी क्या रूपरेखा है, आपकी पार्टी? जी। देखिए, बिहार में हमें 5 अप्रैल से यात्रा को शुरू करना था, लेकिन जो लॉकडाउन हुआ उस लॉकडाउन के कारण जो है हमने अपने अभियान को रोक दिया था और पोस्टपोन कर दिया कि जब भी पूरी तरीके से जब बिहार खुल जाएगा तो फिर हम अपने अभियान को दोबारा से शुरू करेंगे। लेकिन आज जो है कुछ जैसे कि आज बीजेपी ने अपनी अमित शाह जी के माध्यम से संवाद रैली की है और जो उनके विपक्ष में जो है आरजेडी ने भी फिर अपना काम शुरू किया। तो अब इसमें कोई दो राय तो रही नहीं है कि भाई बिहार का चुनाव का बिगुल जो है वो इन्होंने बजा दिया है लोगों की परवाह किए बिना। अब मजबूरी ये है कि हमें भी जो है अब इनके साथ नाली में हाथ डालना पड़ेगा, गंदगी को साफ करना है तो ऐसी पार्टियों को भी साफ करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि जब तक माहौल ठीक ना हो जाए, भले ही चुनाव को पोस्टपोन किया जाए 2 महीने 4 महीने, लेकिन जब तक देश और प्रदेश का माहौल ठीक ना हो जाए तब तक जो है चुनाव का काम शुरू नहीं होना चाहिए। क्योंकि चुनाव एक ऐसी चीज है जिसमें लोगों की ये जो सोशल डिस्टेंसिंग जिसका आप नाम लेते हैं, वैसे तो वो फिजिकल डिस्टेंस है सही शब्द, लेकिन फिजिकल सोशल डिस्टेंस सब खत्म हो उसमें आपको करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, सरकार अपनी पावर का मिसयूज करेगी, खुद सोशल डिस्टेंसिंग का शायद पालन ना करे, लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी उन्हीं के जैसा काम करने की कोशिश करेगी तो फिर उनके ऊपर रोकथाम लगाएंगे, उनको अरेस्ट करेंगे, मुकदमे लगवाएंगे। तो ये इनकी जो नियत है वो खराब है। और सब जानते हैं कि जो बिहार सरकार है इस बार जो नीतीश कुमार जी हैं, सुशील मोदी जी हैं, मुझे लगता है कि अगर वो मतलब अपनी खुद की भी जमानतें बचा लें तो बहुत बड़ी बात होगी। ये हालात इस समय बिहार के हैं,
जैसे झारखंड में जी इनके राणा साथ। जी, आपको आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अभी पिछले दिनों एक सर्वे आया था। उस जी सर्वे के अनुसार ये था कि तीसरा ऑप्शन कहीं ना कहीं बिहार की जो जनता है वो देख रही है। और उस सर्वे के अनुसार ये था कि जेडीयू जो पार्टी है उसको भी नकारती हुई नजर आ रही है बिहार की जनता, और राजद जो कि लालू यादव जी की पार्टी है उसको भी नकार रही है। तो कहीं ना कहीं तीसरा मोर्चा कहीं ना कहीं उजागर हो सकता है बिहार की राजनीति में। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। जी जी, बहुत धन्यवाद। देखिए, जो हमारे वहाँ पे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं बिहार के अंदर, और जो हमें रिपोर्ट है वहाँ की, जी इस बार ये तो निश्चित ही है कि एनडीए के गठबंधन तो सरकार में नहीं आएगा। और जो आरजेडी है, आरजेडी क्या है कि लालू जी का 15 साल का राज, विशेषकर जो स्वर्ण समाज था उनके लिए जो है बेहद ही खराब गया है। तो जी उधर वोट तो जाएगा नहीं। तीसरे ऑप्शन में मान लीजिए आरजेपी सत्य है और एक दो और भी दल हैं, तो आरजेपी सत्य को काफी अच्छी वहां पे फॉलोइंग मिल रही है। और मुझे विश्वास है कि अच्छी संख्या में हमारे लोग विधानसभा के अंदर जाएंगे और सरकार में हमारी मौजूदगी रहेगी, बिहार सरकार में। जी ऐसा मेरा मानना है। जी। आदरणीय राणा जी, आपने बहुत बेबाकी से मेरे सवालों के जवाब दिए। और तो चलते चलते आप इस कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते देश प्रदेश की जनता को आप क्या अपील करना चाहेंगे जी? देखिए, आज से पहले मैं सभी से ये अपील करता था कि जी फिजिकल डिस्टेंस का पालन करें और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, पूरे समाज का ख्याल रखें। लेकिन जी आज ये शब्द बोलते हुए मुझे जो है बड़ी मन में पीड़ा हो रही है। और जिस तरीके से भारत की सरकार ने जो है बिगुल बजाया है बिहार चुनाव का, तो आज ये कहने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि जब सरकार खुद ही चाह रही है कि लोग उनकी बला से मर जाएं। सबको मालूम है बिहार का क्या हाल है आज के समय में। और जी जब भारत सरकार ही कह रही है कि भाई शुरू करो राजनीति, तो मजबूरी है लोगों की, क्या कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं यही अपील करूंगा, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। ये राजनीति और चुनाव तो सेकेंडरी चीज होती है। तो समाज के हर वर्ग से मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप लोग अपना, अपने परिवार का और पूरे समाज का ध्यान रखें और इस बीमारी से अपने आप को बचाएं। यही मैं कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आदरणीय राणा जी, आपने अपना मूल्यवान समय ग्रामीण भारत संवाद को दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप यूं ही समाज के जो मुद्दे हैं वो उठाते रहें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।